हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी के थर्ड रूलर इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। इल्तुतमिश की डेथ 1236 एडी में हुई और इसके बाद का जो पीरियड है यानी 1236 एडी से लेकर 1265 एडी तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में स्लेव डायनेस्टी के एक के बाद एक 5 विकेट्स गिरे। ये पांचों रूलर्स इल्तुतमिश की ही फैमिली से थे और आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं पांचों रूलर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इन रूलर्स के नाम देख लेते हैं। इल्तुतमिश के बाद जो नेक्स्ट स्लेव डायनेस्टी के रूलर बने वो थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इनके बाद नंबर आया रज़िया का, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रज़िया के बाद स्लेव डायनेस्टी के छठे नंबर के सुल्तान बने बहरम शाह और बहरम शाह के बाद नंबर लगा अलाउद्दीन मसूद शाह का, जो कि इल्तुतमिश के ग्रैंडसन और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे थे। और फाइनली इल्तुतमिश की फैमिली से जो आखिरी इंसान स्लेव डायनेस्टी का रूलर बना वो था नसीरुद्दीन महमूद। और आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में एक दूसरे नसीरुद्दीन महमूद की बात की थी जिन्होंने आवाज़ खलजी को हराकर बंगाल के रिबेलियन को सप्रेस किया था, लेकिन ये दोनों नसीरुद्दीन महमूद डिफरेंट हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि स्लेव डायनेस्टी के 8th रूलर नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के बेटे थे और कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं कि स्लेव डायनेस्टी के 8th रूलर नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद के बेटे थे। तो यहाँ पर हिस्टोरियंस के बीच में एक कन्फ्यूज़न है, लेकिन ज़्यादातर इसी बात को मान्यता दी गई है कि ये इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद के ही बेटे थे, यानी ये इल्तुतमिश के ग्रैंडसन थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इल्तुतमिश की फैमिली के इतने सारे लोगों को सुल्तान बनने का मौका मिला, लेकिन इल्तुतमिश के जो एल्डेस्ट सन थे उन्हें कभी भी सुल्तान बनने का मौका नहीं मिल पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी डेथ तो इल्तुतमिश से पहले ही हो गई थी और इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात भी की थी। हमने देखा था कि इल्तुतमिश ने इनकी ही कब्र के लिए सुल्तानगढ़ी टॉम्ब बनवाया था। इनफैक्ट नसीरुद्दीन महमूद तो इल्तुतमिश के सबसे प्यारे बेटे थे और इसी को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी भी चुना था। लेकिन इसकी डेथ हो जाने के बाद इल्तुतमिश को समझ ही नहीं आया कि अपने किस बेटे को वो अपना उत्तराधिकारी चुने। ऐसे में इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया को अपना उत्तराधिकारी चुना। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया को लड़कियों की तरह नहीं बल्कि लड़कों की तरह पाला था और इन्हें अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट करना इल्तुतमिश का एक बहुत ही सोचा समझा डिसीज़न था। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इल्तुतमिश की डेथ के बाद रज़िया को नहीं बल्कि उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ही नेक्स्ट रूलर बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के बाद इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा था वो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह और इल्तुतमिश की डेथ के बाद तुर्कन चहलगानी, जिसे द 40 भी कहा जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। तो इवन दो इल्तुतमिश ने रज़िया को नॉमिनेट किया था, लेकिन तुर्कन चहलगानी का मानना था कि एक औरत द्वारा गवर्न किया जाना उनकी शान के खिलाफ है और इसीलिए इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को फेवर करते हुए उसे नेक्स्ट सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान बनने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने बस एक ही काम किया, ये दिल्ली की सड़कों पर सोने के सिक्के उड़ाने लगे। ऐसे में राजपाट का पूरा कामकाज इनकी माँ शाह तुर्कन ने अपने हाथ में ले लिया। अब पूरी की पूरी पावर इनकी माँ शाह तुर्कन के हाथ में थी और वो एक एक करके अपने दुश्मनों को ख़त्म करती जा रही थी। इसी दौरान उसने इल्तुतमिश के एक बेटे को भी ख़त्म कर दिया। ये बात तुर्कन चहलगानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने शाह तुर्कन का विरोध किया और अब वो इस बात को समझ चुके थे कि ये माँ बेटे की जोड़ी दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके छोड़ेगी। बेटा खजाना ख़त्म करने पे लगा हुआ है और माँ इल्तुतमिश के वारिसों को ख़त्म करने में लगी हुई है। ये देखने के बाद तुर्कन चहलगानी ने डिसाइड किया कि वो अब रज़िया को सुल्तान बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन एक एग्जिस्टिंग सुल्तान को हटा देना इतना भी आसान नहीं था। ऐसा करने के लिए एक सही मौके की तलाश थी और ये मौका जल्दी ही सामने आ गया। मुल्तान में रिवोल्ट हुआ और इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह मुल्तान पहुंचे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए शाह तुर्कन का कत्ल कर दिया गया और तुर्कन चहलगानी की मदद से रज़िया ने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जैसे ही ये खबर मिली वो वापस से दिल्ली की ओर रवाना हुआ, लेकिन उसे रास्ते में ही मार दिया गया। इस तरह रज़िया सुल्तान बन चुकी थी। अब अगर हम लोग टाइमलाइन पर नज़र डालें तो हम लोग देख सकते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने सिर्फ 7 मंथ्स के लिए ही रूल किया और इसके बाद रज़िया ने 1236 एडी से लेकर
1239 एडी तक रूल किया। खास बात यह है कि रज़िया वो पहली और आखिरी फीमेल सुल्तान थी जिसने दिल्ली में रूल किया। इन्होंने अपने रूल के दौरान काफ़ी सारे बोल्ड स्टेप लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने यकूत, जो कि एक अबेसिनियन स्लेव था, उसे मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस यानी शाही अस्तबल का हेड बना दिया। इस पोजीशन को कहा जाता था अमीर अखूर। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि इसमें बड़ी बात क्या है, क्योंकि स्लेव्स को तो काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशंस ऑफ़र होती रही थी। इनफैक्ट रज़िया के जो फादर थे इल्तुतमिश, वो भी खुद अपने आप में एक स्लेव हुआ करते थे और स्लेव पोजीशन से राइज करते हुए वो अल्टीमेटली सुल्तान बने थे। ऐसे में यकूत को अगर अमीर अखूर नियुक्त कर दिया गया तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो बात ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऐसे स्लेव्स के बारे में पढ़ा जो कि बड़ी पोजीशंस तक पहुँचे, वो सब तुर्किश स्लेव थे और यकूत तो एक ईस्ट अफ्रीकन स्लेव था और इससे पहले तक कभी भी नॉन तुर्किश स्लेव्स को बड़ी पोजीशंस ऑफ़र नहीं की जाती थी। तो रज़िया की तरफ से ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था जो ये दर्शाता है कि रज़िया लोगों के टैलेंट के बेस पर उन्हें अपॉर्चुनिटी देने में बिलीव करती थी रादर देन उनके ओरिजिन के बेस पर। और ये कोई अकेला बोल्ड स्टेप नहीं था जो रज़िया ने लिया था। रज़िया ने ऐसे बहुत सारे और भी काम किए जिससे ये पता चलता है कि रज़िया अपने समय से आगे की सोच रखती थी। रज़िया ने फीमेल अपैरल्स को डिस्कार्ड कर दिया। पर्दा हटाकर अपने फेस को अनवील करके वो दरबार अटेंड करने लगी। उसने पुरुषों की तरह ड्रेसअप करना शुरू कर दिया। वो पुरुषों की तरह शिकार पर भी जाती थी और आर्मी को भी लीड करती थी। लेकिन उसकी वो एक्टिविटी जिसने तुर्गन चहलगानी को उसके अपोज में कर दिया था, उसकी वो एक्टिविटी ये थी कि उसने ना सिर्फ याकूत को एक हायर पोजीशन पर नियुक्त किया था, बल्कि नॉन तुर्क्स की एक काउंटर नोबिलिटी क्लास बनानी शुरू कर दी थी जो कि राइट अवे तुर्गन चहलगानी के लिए एक चैलेंज बनती जा रही थी। और यही कारण था जिसकी वजह से तुर्गन चहलगानी ने रज़िया को हटाने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था। ईयर 1238 एडी में कई जगह से रेबेलियन की खबर आने लगी। ऐसे में लाहौर के गवर्नर ने इस बात पर रिवोल्ट किया कि रज़िया और याकूत के बीच में कुछ नाजायज़ संबंध है। इस रिवोल्ट को दबाने के लिए रज़िया खुद लाहौर पहुंची और उन्होंने इस रेबेलियन को क्रश कर दिया। लाहौर का मामला निपटा तो एकदम से खबर आ गई कि सरहिंद, जिसे हम लोग आज की डेट में भटिंडा के नाम से जानते हैं, सरहिंद के गवर्नर अल्तुनिया ने भी रिवोल्ट कर दिया है। रज़िया लाहौर से सीधा भटिंडा पहुंची, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर वो अल्तुनिया का मुकाबला नहीं कर पाई। अल्तुनिया ने ना सिर्फ रज़िया को हराया बल्कि साथ ही साथ उसे बंदी भी बना लिया। ये बात है 1240 एडी की। और जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची कि अल्तुनिया ने रज़िया को अपना बंदी बना लिया है, तुर्किश नोबल्स ने इल्तुतमिश के बेटे बहरम को नया सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में वो अल्तुनिया को भूल गए, जिसकी वजह से वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाए थे। दिल्ली के नोबल्स की इस नज़रअंदाजी से अल्तुनिया काफ़ी ज़्यादा परेशान था और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रज़िया ने अल्तुनिया को शादी का प्रस्ताव भेजा। अल्तुनिया शादी के लिए मान गया क्योंकि यही एक वो मौका था जिसके थ्रू अल्तुनिया दिल्ली में बैठे नोबल्स से बदला ले सकता था। इसका मतलब रज़िया और अल्तुनिया को अब बिना वक्त गवाए दिल्ली की ओर रवाना होना था, जो कि भटिंडा से 317 किलोमीटर दूर है। और दिल्ली की हालत ये है कि यहाँ पर बहरम शाह को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि तुर्कन चहलगानी के हाथों में मात्र एक कठपुतली ही था। ये नवविवाहित जोड़ा भटिंडा से निकलकर कैथल तक ही पहुंच पाया था कि दिल्ली से यहाँ पर इनके ऊपर अटैक हो गया और इन दोनों को ही मार दिया गया। कैथल एक जगह है जो कि चंडीगढ़ के पास है। तो हमने अब तक ये देखा कि किस तरह 1240 एडी में बहरम शाह दिल्ली का नया सुल्तान बना, और ये भी हम जान चुके हैं कि बहरम शाह और कुछ नहीं, तुर्कन चहलगानी के हाथों में एक पपेट ही था। और बहरम शाह के रूल के अगले ही साल यानी 1241 एडी में मंगोल्स ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण मंगोल रूलर तैर के नेतृत्व में हुआ था। ये लोग लाहौर तक घुस आए थे और लाहौर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लूटपाट मचाई और पूरी तबीयत से लूटपाट मचाने के बाद ये लोग वापस से खुद ही चले गए। इन्हें यहाँ से निकालने के लिए बहरम शाह या फिर तुर्कन चहलगानी की कोई अहम भूमिका नहीं थी। बहरम शाह तो सच में ही बहुत ही इनकैपेबल रूलर था और इसी के चलते 1242 एडी में इसी की आर्मी के लोगों ने इसे मार दिया। तो ये थी कहानी स्लेव डायनेस्टी के 6th रूलर बहरम शाह की।
इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर बने वो थे अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि इल्तुतमिश के ग्रैंडसन और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे थे। और ये तो हम जानते ही हैं कि इल्तुतमिश की डेथ के बाद से तुर्कन चहलगानी ही किंग मेकर्स की भूमिका निभा रहे थे, यानी ये जिसे चाहे उसे सुल्तान बना दे। और अलाउद्दीन मसूद शाह को भी सुल्तान बनाने में तुर्कन चहलगानी का ही सपोर्ट था। लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह का ध्यान राजपाट में कम और नाच गाने में ज़्यादा रहता था। ये हर वक्त नशे में टुन रहता था। अब सोच के देखिए कि अगर एक के बाद एक वीक पे वीक सक्सेसर्स आते जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत कहाँ तक चीज़ों को संभाल पाएगी। अल्टीमेटली दिल्ली सल्तनत अब स्लोली डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो चुकी थी। बंगाल और पंजाब के गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ऐसे में तुर्कन चहलगानी को ये बात समझ में आ गई कि अलाउद्दीन मसूद शाह को अगर और देर तक सुल्तान रहने दिया गया तो ये पूरा का पूरा ख़जाना ख़त्म कर देगा, और अगर इस काम में देरी की गई तो दिल्ली सल्तनत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तुरंत एक्शन लिया गया और 1246 AD में तुर्कन चहलगानी ने अलाउद्दीन मसूद शाह को उसकी गद्दी से हटा दिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी के 4th, 5th, 6th और 7th रूलर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नसीरुद्दीन महमूद और उनके बाद बलबन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।